गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग मैनेजर इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग की 33 लेक्चर की क्लास ले रहे हैं, जो कि रिलेटेड है फंड फ्लो एनालिसिस थ्योरी से। पिछले लेक्चर के अंदर आप लोगों को जिस तरीके से मैंने बताया था कि जो हमने पिछले लेक्चर के अंदर कैश फ्लो एनालिसिस थ्योरी पढ़ी थी हमने, और वहाँ हमने किस तरीके से कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर किया जाता है, क्या उसको कहते हैं हम लोग, उसके बारे में हम पिछले लेक्चर के अंदर डिस्कस कर लिए थे। मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ये भी बताया था कि जब हम फाइनेंशियल पोजीशंस देखते हैं अपने बिजनेस की, फर्म की या इंडस्ट्री की, तो हम लोगों को कुछ एनालिसिस करने होते हैं। और वहाँ पे हमने जब देखा था कि हम किस चीज़ों को एनालिसिस करते हैं, तो वो दो पॉइंट्स थे। पहला था हमारा कैश फ्लो एनालिसिस और दूसरा है ये हमारा फंड फ्लो एनालिसिस, कि हम इन दोनों एनालिसिस के थ्रू भी अपने जो फर्म के डिफरेंट पीरियड्स के अंदर जो भी फाइनेंशियल पोजीशन है उनको देख सकते हैं। तो आज हम इस टॉपिक से रिलेटेड चीज़ों को पढ़ेंगे। ये अच्छा टॉपिक है बहुत हमारा, और ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है। Another important tool in the hand of finance manager for ascertaining the changes in the financial position of a firm between the two accounting periods is known as a fund flow statement। कि एक अगर हम देखें कि एक फाइनेंस मैनेजर है, उसका जो एक इम्पॉर्टेंट टूल है जिसको वो हैंड करता है, तो वो क्या देखता है कि जिस तरीके से जो फर्म की जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो चेंज हो रही है दो अकाउंटिंग पीरियड के अंदर। मीन्स कि पहले पीरियड के अंदर, मीन्स 2017 की मैं बात करूं या 18 की मैं बात करूं, तो वहाँ पे मैं कहूँगा कि 2018 में मेरी जो फर्म की जो पोजीशन थी वो अच्छी थी, ठीक है। और नेक्स्ट में कहूँ कि 2019 या 20 में अगर हम बात करते हैं, अगर 17 ले रहे हैं तो 18 लेंगे तो 19, तो दो पीरियड हो गई। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जैसे अपन ले लेते हैं 2018 के अंदर मेरी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी थी, और 2019 के अंदर जो मेरी फाइनेंशियल पोजीशन है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई। तो आप ये देखेंगे कि जब मैं ये कह रहा हूँ कि जो मेरी फाइनेंशियल पोजीशन है पहले पीरियड के अंदर और दूसरे पीरियड के अंदर, तो मैं उसको जब कंपेयर करूँगा उनके अंदर चेंजेस देखूँगा कि पहले मेरी 2018 में या 19 में अच्छी नहीं थी, और 2020 में मेरी अच्छी पोजीशन थी। तो उन दोनों पीरियड के बीच में जब हम चेंजेस देखते हैं, तो फाइनेंस मैनेजर है जो, वो एक इसको टूल के रूप में अपनाता है, जिसको हम फंड फ्लो स्टेटमेंट भी कहते हैं। कि आप फर्म की पोजीशंस को दो पीरियड्स के बीच में देख रहे हैं कितना चेंज हो रहा है, तो उसको हम कह सकते हैं वो हमारा फंड फ्लो स्टेटमेंट होगा। Fund flow statement analyzes the reason for change in financial position between the two balance sheet. It shows the inflows and outflows of funds, source and application of funds during a particular period। जो फंड फ्लो स्टेटमेंट होता है वो एक तरीके का एनालिसिस होता है, जहाँ पे हम क्या रीज़न है जिससे हमारी जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो चेंज हो रही है दो बैलेंस शीट के अंदर। कि अगर हम 2 साल की बैलेंस शीट को देखें कि 2017 में या 2018 में मेरी क्या पोजीशन थी, 2019 या 20 में मेरी क्या पोजीशन है, तो उस बैलेंस शीट के थ्रू जब मैं ये देखता हूँ कि जो चेंजेस हो रहे हैं मेरी फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर, उसके पीछे रीज़न क्या है, जब मैं उसका एनालिसिस करता हूँ, तो उसको मैं उसको फंड फ्लो स्टेटमेंट से करूँगा। जो फंड फ्लो स्टेटमेंट है वो शो करता है कि आपके फर्म के अंदर, बिजनेस के अंदर क्या इनफ्लो हो रहा है, क्या आउटफ्लो हो रहा है फंड्स का। तो अगर हम देखते हैं कि जो हमारे फंड्स इनफ्लो या आउटफ्लो हो रहे हैं वो हमारे क्या हैं, सोर्स एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड्स ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड। एक पर्टिकुलर पीरियड के अंदर हमारे सोर्स एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड्स क्या हैं। फंड फ्लो स्टेटमेंट समराइज फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड द रिसोर्सेज मेड अवेलेबल टू द फाइनेंस द एक्टिविटीज़ ऑफ एन एंटरप्राइज एंड द usage to which such resources have been put। A fund flow statement may serve as a supplementary financial information to the users। जो फंड फ्लो स्टेटमेंट है वो एक समराइज है पर्टिकुलर पीरियड के अंदर कि क्या रिसोर्सेज हमने अपने फिनेंस के रूप में लिए हैं, और कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हम एंटरप्राइजेज में करने वाले हैं, और अपने रिसोर्सेज का किस तरीके से यूज़ करेंगे। तो जो फंड फ्लो स्टेटमेंट है वो एक तरीके से हमारा सप्लीमेंट्री फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन होता है। मीन्स हम उसको सप्लीमेंट्री की तरीके से अगर हम अपने फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को देखें तो फंड फ्लो स्टेटमेंट के देख सकते हैं। तो जो यूजर्स हैं वो इसको एक सप्लीमेंट्री फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन भी कहते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि फ़ंड क्या होता है। सबसे पहले हमें फ़ंड फ्लो स्टेटमेंट हम पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले हमें फ़ंड समझना होगा फ़ंड क्या होता है। तो फंड मीन्स वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल इज व्यूज एज द डिफरेंस बिटवीन करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। इफ वी सी बैलेंस शीट ऑफ ए कंपनी फॉर 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स वी कैन नोट दैट वर्किंग कैपिटल सच एज बैलेंस शीट आर डिफरेंट। कि अगर हम फंड की बात करें तो फंड का मतलब होता है वर्किंग कैपिटल। अब वर्किंग कैपिटल क्या है? वर्किंग कैपिटल है
करंट एसेट्स और हमारी करंट लाइबिलिटीज़ के बीच का डिफरेंस। तो जो बैलेंस शीट है किसी कंपनी की 2 ईयर्स के बीच में, जैसे 18 या 19 की बात कर रहे हैं तो 2018 में क्या है मेरी बैलेंस शीट और 2019 में क्या है, तो जो वर्किंग कैपिटल है वो ये बताता है कि जो बैलेंस शीट है जो डिफरेंट है ना, 2 पीरियड के बीच में, तो उसके बेसिस पे हमारा जो वर्किंग कैपिटल है वो कितना होएगा। तो जो बैलेंस शीट में हम अपने करंट एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को जो हम बनाते हैं, तो उसमें हम जब एसेट्स में से अपनी लाइबिलिटीज़ को हटा देंगे तो जो मेरे पास अमाउंट बचेगा वो उस ईयर का वर्किंग कैपिटल है, और नेक्स्ट ईयर में भी मैं अपने एसेट्स में से लाइबिलिटीज़ को माइनस कर दूँगा तो जो मेरे उस ईयर का वो वर्किंग कैपिटल होगा, तो उस समय अपने जिस भी ईयर के अंदर जो मेरा वर्किंग कैपिटल है वो ज़्यादा होगा तो वो मेरी फाइनेंशियल पोजीशन को अच्छा बताएगा, और जहाँ मेरा वर्किंग कैपिटल कम है तो उस सिचुएशन में हम ये कह सकते हैं कि जो फर्म है वो अच्छी पोजीशन में नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं एलिमेंट्स ऑफ फंड स्टेटमेंट की फंड फ्लो स्टेटमेंट के क्या एलिमेंट्स होते हैं। वी हैव ऑलरेडी सीन दैट दे आर न्यूमरस मोमेंट्स इन द फंड्स in the accounting year. It is important to understand these moments since they affect the financial position of a कंपनी। कि हम लोगों ने ऑलरेडी ये देख लिया है कि जो न्यूमरस मूवमेंट्स है, जो चेंजेबल मूवमेंट है हमारे फंड के बीच में एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर, तो ये इंपॉर्टेंट है कि हमें समझना चाहिए कि जो भी मूवमेंट हो रहे हैं हमारे फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर या कंपनी के अंदर वो किस तरीके से हो रहे हैं। तो दिस इज डन बाई प्रिपेयरिंग ऑफ स्टेटमेंट नॉन एज द फंड फ्लो स्टेटमेंट, आल्सो नॉन एज द सोर्स एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड्स स्टेटमेंट और द स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन द फाइनेंशियल पोजीशन। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि अपनी कंपनी के अंदर एक स्टेटमेंट को प्रिपेयर करते हैं जो कि फाइनेंशियल पोजीशन के इफेक्ट को हमें बताता है, जो चेंजेस हो रहे हैं उनको बताता है, तो उसके लिए हम फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं। जो फंड फ्लो स्टेटमेंट है उसको हम सोर्स एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड भी कहते हैं, स्टेटमेंट भी कहते हैं, और साथ साथ उसको हम स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन फाइनेंशियल पोजीशन भी कहते हैं। देयर इज़ नो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म इन विच द स्टेटमेंट शुड बी प्रिपेयर्ड। इसका कोई भी एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म नहीं है, इसका मतलब कोई भी एक ऐसा फॉर्मेट नहीं है जो कि हम इस स्टेटमेंट के अंदर प्रिपेयर करते हैं। उसके बाद हम समझते हैं सोर्स एंड एप्लीकेशन क्या क्या है। तो सोर्स एंड एप्लीकेशन के बारे में हम लोग इस टॉपिक में बात कर रहे हैं कि देयर इज़ नो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म इन विच द स्टेटमेंट शुड बी प्रिपेयर्ड, हाउएवर इट इज़ अ कस्टमरी टू ड्रॉ इट्स इन मैनर हैज़ वुड डिस्क्लोज द मेन सोर्स ऑफ फंड्स एंड देयर यूजेज। कि अगर हम एक ये कहते हैं कि जो सोर्स और एप्लीकेशन है, तो हम ये कह रहे थे कि जो हमारा फंड फ्लो स्टेटमेंट है उसका एक कोई प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म या फॉर्मेट नहीं होता है उसको प्रिपेयर करने के लिए। तो कस्टमरी हम लोग क्या करते हैं कि एक इस मैनर से हम ड्रॉ करते हैं जो कि डिस्क्लोज़ करता है कि कौन कौन से सोर्सेज मेरे फंड के हैं जो कि मैं यूज़ कर रहा हूँ अपनी कंपनी के अंदर। तो जो जो सोर्सेज ऑफ फंड्स मैं यूज़ कर रहा हूँ अपनी कंपनी के अंदर वो मैं सबसे पहले अपने स्टेटमेंट के अंदर रखूँगा। तो जो सोर्सेज ऑफ फंड्स होंगे मेरे वो क्या क्या होंगे। पहला है इशू ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर फॉर कैश। इफ़ शेयर और डिवेंचर आर इशूड एट पार द पेड वैल्यू कॉन्स्टिट्यूट द सोर्स ऑफ फंड। इफ़ शेयर्स एंड डिवेंचर आर इशूड एट अ premium, such premium is to be added. If shares and debenture are issued at a discount, such discount is to be subtracted to determine the source of fund. But issue of bonus shares, conversion of the debentures to equity share or shares uses issued to the vendors in the case of business purchase do not constitute source of fund. कि अगर हम बात करें तो जो पहला मेरा सोर्स होगा कंपनी का वो होगा मेरा कौन सा, इशू ऑफ शेयर एंड डिवेंचर फॉर कैश। कि मैं अपनी कंपनी के अंदर जो भी मेरी कंपनी की शेयर्स हैं डिवेंचर्स हैं उनको मैं इशू कर दूं जो कि कैश का पार्ट है। तो जो भी शेयर्स और डिवेंचर मैं इशू कर रहा हूं अगर मैं एट पार पे करता हूं मीन्स उसी रेट पे करता हूं तो उसकी जो पेड अप वैल्यू है वो कंस्टिट्यूट होगी हमारे सोर्स ऑफ फंड में। कि जो भी उसकी वैल्यू होगी हमारे शेयर्स और डिवेंचर्स की मार्केट के अंदर तो वो हमारे सोर्स ऑफ फंड होंगे। अगर जो शेयर्स और डिवेंचर है अगर हमने इशू किया है प्रीमियम में, कि अगर मैं अपने शेयर्स और डिवेंचर्स को प्रीमियम में मीन ज़्यादा मैं कर रहा हूँ तो मैं अपने प्रीमियम को उसके अंदर ऐड करूँगा। और अगर मैंने जो शेयर्स और डिवेंचर्स हैं वो इशू किए हैं डिस्काउंट पे तो जो भी डिस्काउंट है वो मेरे उस पर्टिकुलरली सोर्स ऑफ फंड में से सब्ट्रैक्ट होंगे। तो जो भी इशू होता है बोनस शेयर का और जो भी कन्वर्जन होते हैं हमारे डिवेंचर्स में इक्विटी शेयर्स के अंदर, तो जो भी शेयर्स हम इशू करते हैं वेंडर्स को तो उससे जो भी हम बिज़नेस परचेज हैं वो हमारे सोर्स ऑफ फंड के अंदर कॉन्स्टिट्यूट नहीं होती हैं। सेकंड हमारा जो सोर्स है वो क्या है, लॉन्ग टर्म लोन्स। कि अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन रेज्ड constitute source of fund, but if a long term loan is just renewed for an old loan then the money received by the survey will become the source.
कि जो लॉन्ग टर्म लोन्स है अगर उनकी बात हम करें तो जो हमारे लॉन्ग टर्म लोन हैं जो कि रेज़ हो रहे हैं, तो अगर हमारे लॉन्ग टर्म लोन है वो रेज़ हो रहे हैं तो वो हमारे सोर्स ऑफ फंड होंगे। तो जो भी लॉन्ग टर्म जो लोन होगा वो हम एक रिवार्ड रिन्यू करेंगे अपने ओल्ड लोन से, कि जो भी मैंने पुराना लोन लिया था उससे मैं अपने नए लॉन्ग टर्म लोन को ले रहा हूँ। तो जो भी मैं मनी रिसीव करूँगा उस लोन से, तो उसको भी मैं एक सोर्स ऑफ फंड अपना मानूंगा कि जो भी मैंने लोन से अमाउंट लिया है तो वो मेरा क्या है, सोर्स ऑफ फंड है। थर्ड क्या है, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड अदर फिक्स एसेट। सेल प्रोसेस कंसिडर सोर्स ऑफ फंड, कि अगर मैं किसी भी अपने इन्वेस्टमेंट को, कि मेरा कोई इन्वेस्टमेंट मैंने कर रखा है उसको मैं सेल कर रहा हूँ, या मैं अपने फिक्स एसेट्स जो भी मेरी संपत्ति है उसको मैं सेल कर रहा हूँ, मेरे एसेट्स है, मेरी बिल्डिंग है, मेरी मशीनरी है, मेरी फैक्ट्री है, अगर मैं उसको सेल कर रहा हूँ और उससे जो भी मेरे को पैसा मिल रहा है, जो भी पैसा मेरे पास आ रहा है वो भी मेरा एक क्या है, सोर्स ऑफ फंड है। उसके बाद जो फोर्थ पॉइंट है वो है हमारा फंड फ्रॉम ऑपरेशन। फंड फ्रॉम ऑपरेशन है जो, उसको हमें समझना है पहले कि जो फंड हम जनरेट करते हैं ऑपरेशन से, मीन्स कि जो भी हम ऑपरेशंस कर रहे हैं अपने बिजनेस के अंदर, उससे जो भी फंड हमें जनरेट होगा उसको फंड फ्रॉम ऑपरेशन कहते हैं। तो उसके लिए हमें नेट इनकम चाहिए होगी। तो जो नेट इनकम होगी हमारी, उसके अंदर हमें कुछ चीज़ें एडिशन करनी होगी, मीन्स ऐड करना होगा। तो वो होंगे कि फिक्स एसेट्स की क्या डेप्रिसिएशन है, जो भी हमारे फिक्स एसेट्स का डेप्रिसिएशन है वो हम उसमें ऐड होगा। और जो भी हमारे इंटेंजिबल या डिफर्ड चार्जेस हो रहे हैं, मीन्स जो भी गुडविल है, पेटेंट राइट्स है, कॉपी राइट्स है, उसके अमोर्टाइजेशन का जो भी अमाउंट होगा वो भी ऐड होगा। और जो भी अमोर्टाइजेशन है कोई भी हमने इन्वेस्टमेंट को सेल करके लॉस लिया है तो उसका भी जो अमाउंट होगा वो भी एडिशन होगा। और अगर मैंने किसी भी फिक्स एसेट्स को सेल करके कोई भी लॉस लिया हुआ है तो वो भी मेरा ऐड होगा। और जो भी मेरे नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स हैं, जो भी उनसे मुझे लॉस मिले हैं वो भी मेरे ऐड होंगे। जितना भी मैंने टैक्स पे किया, जितने भी प्रोविजंस है, जो कि मेरे करंट प्रॉफिट, मीन्स जो भी प्रॉफिट होने के बाद जो भी मेरा कंपनी का प्रॉफिट हुआ था उसमें जितने भी मैंने टैक्स गवर्नमेंट को पे किए हैं वो भी मेरे इसमें ऐड होंगे। और जितने भी मेरे प्रपोज डिविडेंड है, प्रपोज डिविडेंड मतलब कि जितने भी मैंने जो डिविडेंड आया था, जो भी मेरा प्रॉफिट आया था उसको मैंने अपने कंपनी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो उसके प्रपोज डिविडेंड का जो भी अमाउंट होगा वो भी आएगा। और जो भी मैंने अपने रिजर्व, जो भी मेरे पास पैसा पड़ा था उसका जो मैंने ट्रांसफ़र किया है, जिस अमाउंट पर किया है, तो उसका भी अमाउंट है जो मुझे अपने नेट इनकम में ऐड करने पड़ेंगे। उसके बाद मैं क्या क्या चीज़ सब्सट्रैक्ट कर दूंगा, तो पहला मेरा होगा डिफ़र्ड क्रेडिट, कि जो भी मेरे डिफ़र्ड क्रेडिट्स है जो मैंने किसी बाहर के लोगों से लिए हैं, या जो भी मेरे प्रॉफिट और लॉस अकाउंट के अंदर चार्ज हुए हैं तो उनको मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा। और जो भी अगर मैंने कोई इन्वेस्टमेंट सेल किया है उससे मेरे को जो भी प्रॉफिट है उसको भी मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा। जो भी फिक्स एसेट्स को सेल करने से जो भी प्रॉफिट है उसको मैं प्लस माइनस करूँगा, सब्ट्रैक्ट करूँगा। और जो भी सब्सिडी मैंने क्रेडिट किए है अपने प्रॉफिट और लॉस अकाउंट के अंदर उसको भी मैं माइनस करूँगा। और जो भी रिटर्न बैक रिजर्व या प्रोविज़न मैंने किए हैं उसका भी अमाउंट मैं इसमें से सब्ट्रैक्ट करूँगा। तो हम ये देखते हैं कि जो फंड फ्रॉम ऑपरेशन है उसको जो कैलकुलेट की जाती है वो टैक्स प्रोविज़न के बाद की जाती है, या जो भी प्रपोज डिविडेंड हमने दिए हैं उसके बाद की जाती है। तो स्टूडेंट आप लोगों को ये नोट करना होगा कि जो भी प्रोविज़न या टैक्सेशन है हमारे, जो भी प्रपोज डिविडेंड है वो एक्सक्लूडेड होते हैं करंट लायबिलिटीज़ के अंदर, मीन्स उनको हम करंट लायबिलिटीज़ के अंदर इंक्लूड नहीं करते हैं। लेकिन जब भी हम अगर फंड फ्रॉम ऑपरेशन में ले रहे हैं तो उनको हमें ऐड करना होगा। तो अगर हम फंड फ्रॉम ऑपरेशन की बात कर रहे हैं तो जो भी मेरे ग्रॉस फंड है जो कि जनरेट हो रहे हैं टैक्स के बाद या डिविडेंड के बाद, बिफोर मीन्स पहले, सॉरी, तो उस कंडीशन में जो भी कंसेप्ट है वो हमारे लिए यूज़फुल होगी। तो सेम टाइम पे हम भी जो भी फ़ंड हमने ऑपरेशन के अंदर किए हैं, तो जो भी नेट फंड मैं जनरेट करूँगा अपने टैक्स के या डिविडेंड के बाद, तो जो इसके भी यहाँ पे हम एक्सप्लेन करेंगे उन चेंजेस, उन रीजंस को जो कि हमारे इस फंड को चेंज कर रहे हैं। और उसके लिए हमें बेटर क्या होगा कि हम अपने ग्रॉस कंसेप्ट को फॉलो करें। इसके बाद जो फिफ्थ पॉइंट है वो है डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, कि अगर बैलेंस शीट के अंदर जो हमारा वर्किंग कैपिटल वो डिक्रीज़ होएगा, मींस कि वर्किंग कैपिटल हमारा माइनस होएगा। वर्किंग कैपिटल माइनस कब होगा, जब हमारी बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटीज़ ज़्यादा होंगी और एसेट्स कम होंगे। तो उस कंडीशन में आप वर्किंग कैपिटल निकालेंगे, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज़, तो एसेट्स आपकी जैसे 80,000 है और 1,00,000 आपकी लायबिलिटीज़ है, तो आपका आंसर -20,000 आएगा। तो -20,000 आपका वर्किंग कैपिटल हुआ, तो वर्किंग कैपिटल आपका डिक्रीज़ हो रहा है, तो वो भी हम इसके अंदर देखेंगे। तो जो भी बैलेंसिंग है फंड फ्लो स्टेटमेंट की, उसका जो फिगर होता है वो वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट के चेंज होने के बाद होता है। उसके बाद हम एप्लीकेशंस पढ़ेंगे, क्योंकि हम सोर्स एंड एप्लीकेशन पढ़ते हैं इस फंड फ्लो एनालिसिस के अंदर, तो एप्लीकेशन वाला पार्ट हम लोगों को देखना है। तो एप्लीकेशन और फंड्स के अंदर हम किन किन चीज़ों को इंक्लूड करते हैं वो हम लोग समझ लेते हैं। तो पहला जो पॉइंट है मेरा वो क्या है, परचेज ऑफ फिक्स एसेट एंड इन्वेस्टमेंट, कि जो भी मैंने फिक्स एसेट परचेज़ किए हैं या इन्वेस्टमेंट परचेज़ किए हैं वो मेरे एप्लीकेशन ऑफ फंड होंगे, कि मैंने उसमें मेरा पैसा गया है, मेरे फंड लगे हैं उस चीज़ में, उस फिक्स एसेट्स को परचेज़ करने में या इन्वेस्टमेंट को परचेज़ करने में, या जो भी मैंने शेयर्स और डिवेंचर इशू किए हैं या परचेज़ किए हैं,
तो उसको भी मैं फ़ंड के अंदर इंक्लूड नहीं करूँगा एप्लीकेशन ऑफ फंड के अंदर। अगर मैंने कोई भी शेयर या डिवेंचर इशू किए हैं तो उसको मैं अपने एप्लीकेशन ऑफ फंड में नहीं करूँगा, उसको मैं किस में करूँगा, अपने सोर्स ऑफ फंड में। और साथ साथ मैं अपने जो भी, अगर मैंने कोई भी चीज़ परचेज़ की है क्रेडिट पे, अगर मैंने कोई भी चीज़ उधार पे परचेज़ की है मार्केट में फिक्स एसेट्स या इन्वेस्टमेंट की, तो वो भी मैं फंड एप्लीकेशन में इंक्लूड नहीं करूँगा। सेकंड चीज़ क्या है, दूसरा है कि जो भी रिडेम्पशन डिवेंचर्स प्रेफरेंस शेयर रिपेमेंट ऑफ लोन है, कि जो भी मेरे डिवेंचर और प्रेफरेंस शेयर जो भी मैंने इशू कर रखे थे उन पे जो रिडेम्पशन आया मेरे पास, जो भी लॉस आए हैं या जो भी मैंने लॉन्स का रीपेमेंट किया है, वो भी मैं अपने फंड एप्लीकेशन में रखूँगा। उसके बाद थर्ड पॉइंट है मेरा पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड टैक्स, कि जो भी मैंने पेमेंट किए हैं अपने डिविडेंड के, प्रॉफिट के या टैक्स के, उनको भी मैं अपने फंड फ्रॉम ऑपरेशन के थ्रू अपने इस एप्लीकेशन ऑफ फंड के अंदर रखूँगा। और इसके बाद कि आपने देखा सोर्स ऑफ फंड के अंदर हम डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल रखते हैं, और इसके अंदर हम एप्लीकेशन ऑफ फंड के अंदर इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, कि अगर आपका वर्किंग कैपिटल इंक्रीज़ हो रहा है तो मीन्स हमारा जो आंसर है वो पॉजिटिव में आएगा। तो अगर एसेट्स आपकी 1 लाख है और जो करंट लाइबिलिटीज़ है वो आपकी 80,000 है, तो आपका आंसर 20,000 आता है। वर्किंग कैपिटल 1 लाख माइनस 80,000 इज इक्वल्स टू 20,000। तो जो आपका वर्किंग कैपिटल है वो पॉजिटिव में है, तो वो इंक्रीज़ हो रहा है, तो मीन्स वो इस वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट के चेंज के अंदर आएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि किस तरीके से हम एनालिसिस करते हैं अपने फंड फ्लो स्टेटमेंट का, कि जो फंड फ्लो है वो सोर्स और एप्लीकेशन ऑफ फंड से हमारे पास आ जाती है। तो उसके बाद हम किस तरीके से एनालाइज करेंगे इस फंड फ्लो स्टेटमेंट का। तो जब भी हम फंड फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं तो हम एक्सप्लेन करते हैं कि हमारे वर्किंग कैपिटल के अंदर कितना चेंज हो रहा है, जिससे हमारे बिजनेस की पोजीशन चेंज हो रही है। तो उसके लिए हम 2 फ्लो देखते हैं फंड्स के। पहला होता है इनफ्लो, तो उसके अंदर हम ये देखते हैं कि अगर लॉन्ग टर्म फंड मेरे रेज हो रहे हैं, या मैं अपने जो भी शेयर्स और डिवेंचर्स को इशू कर रहा हूँ या अपने फिक्स एसेट्स को सेल कर रहा हूँ, तो उस कंडीशन में जो फंड है मेरे पास वो इनफ्लो में होगा। इनफ्लो मीन्स आएगा मेरे पास। अगर फंड है कोई जनरेट हो रहा है मेरे ऑपरेशन जो भी बिज़नेस के ऑपरेशन से, तो उसका जो भी ग्रॉस प्रॉफिट होगा वो पेमेंट और डिविडेंड और टैक्स के बाद मेरे को मिलेगा। तो जो भी पेमेंट है वो डिविडेंड और टैक्स के आफ्टर मुझे रिसीव होंगे, तो वो भी मेरे क्या होंगे, फंड होंगे, मीन्स मेरा इनफ्लो होगा। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ फंड की बात करते हैं। तो जो भी इन्वेस्टमेंट मैंने फिक्स एसेट और अपने कैपिटल के रिपेमेंट लोन के लिए कर रखे हैं, जो भी मैंने फिक्स एसेट परचेज़ किए हैं या कोई भी मैंने लोन लिया है उसका या कैपिटल ले रखा है जो उसका रिपेमेंट कर रहा हूँ, तो ये मेरे एप्लीकेशन ऑफ फंड के पार्ट होंगे, वो मेरे आउटफ्लो होंगे। तो जो भी लॉन्ग टर्म फंड की रिक्वायरमेंट मुझे लगेगी अपने लॉन्ग टर्म सोर्स के लिए, मेरे को बिज़नेस के अंदर अगर लॉन्ग टर्म फंड की रिक्वायरमेंट है कि मैं अगर चाह रहा हूँ कि मेरे को कितना फ़ंड लगाना चाहिए अपने बिज़नेस के अंदर, तो वो मुझे फंड फ्लो एनालिसिस के थ्रू या स्टेटमेंट के थ्रू पता लगेगी। तो अगर मैं लॉन्ग टर्म सोर्सेज को देख रहा हूँ और जो होल फंड है मेरे बिज़नेस का जो कि जनरेट हो रहा है ऑपरेशन से, उसको मैं रिप्रेजेंट करूँगा कि वर्किंग कैपिटल मेरा उसके अकॉर्डिंग इंक्रीज़ हो रहा है, तो ही मैं उसका होल फंड इंक्रीज़ करूँगा। और अदर हैंड पे हम ये देखते हैं कि अगर मेरे को फ़ंड जनरेट करना है ऑपरेशन से, तो जो उसके लिए कोई भी एक सफिशिएंट ब्रिज नहीं है जो कि इस गैप को बता सके कि हमारे लॉन्ग टर्म फंड की रिक्वायरमेंट क्या होगी। कि अगर मेरे को ये नहीं पता होगा कि मेरे लॉन्ग टर्म फंड की रिक्वायरमेंट क्या होगी, तो ये एक मेनली गैप होगा कि मैं जो भी फ़ंड अपने ऑपरेशन से जनरेट कर रहा हूँ उनको कहाँ लगाऊँ। तो वो ये बताएगा कि जो वर्किंग कैपिटल है वो मेरा डिक्लाइन हो रहा है। तो इस कंडीशन में आप ये देख रहे हैं कि जब हम फंड फ्लो एनालिसिस करते हैं, तो फंड फ्लो एनालिसिस के अंदर आप ये देखते हैं कि जो भी मेरे से सोर्स ऑफ फंड है और एप्लीकेशन ऑफ फंड है वो मेरे बिज़नेस के इनफ्लो और आउटफ्लो फंड को बताते हैं। तो उसके थ्रू मैं ये एनालिसिस करता हूँ कि मेरा वर्किंग कैपिटल कितना इंक्रीज़ हो रहा है, कितना डिक्रीज़ हो रहा है। अगर डिक्रीज़ होएगा तो मुझे थोड़ी और ज़्यादा चीज़ों के बारे में सोचने की ज़रूरत है। मेरे को अपने फ़ंड को और ज़्यादा एलोकेट करने की ज़रूरत है, रिसोर्स को फुली यूटिलाइज करने की ज़रूरत है। और अगर मेरा जो वर्किंग कैपिटल वो इंक्रीज़ हो रहा है, तो वो इंडिकेट करेगा कि मेरी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है और मेरे को और ज़्यादा आगे प्रॉफिट कमाना है और आगे मेरे को अपना बिज़नेस डेवलप करना है लॉन्ग टर्म के लिए। तो फिर वो क्या करेगा कि अपने जितने भी लॉन्ग टर्म फंड्स हैं उनको इकट्ठा करना लगेगा, अपने सोर्स ऑफ फंड में रखेगा, उसके बाद उनको एप्लीकेशन ऑफ फंड के थ्रू उन चीज़ों को अपने मार्केट में लगाएगा। तो आज के लेक्चर के अंदर इतना ही, जिसमें हमने आज की जो लेक्चर के अंदर जो हमारा फंड फ्लो स्टेटमेंट है वो कंप्लीट कर लिया है। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।